ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया राजकुमारी जी। हेमा इतराते हुए कहती है राजकुमारी मैथिली से, क्योंकि राजकुमारी जी ने उसके प्रिय राजकुमार आदवेद को अकेले ही छोड़ आई थी। अब तुम फिर से उस दुष्ट की प्रशंसा करने मत लग जाओ, समझी। राजकुमारी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए हेमा से कहती हैं, हम उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे राजकुमारी जी, हम तो ये बता रहे हैं कि इतना अच्छा सुअवसर आपको मिला था राजकुमार आदवेद के समय व्यतीत करना, और आप उन्हें एकांत ही छोड़ आई बीच महल में। हेमा का बुरा सा मुंह बन गया। तुम्हें बड़ा कष्ट पहुंच रहा है हेमा, तो तुम क्यों नहीं राजकुमार को महल भ्रमण करा देती हो। राजकुमारी मुंह एकते हुए हेमा को कहती है, हमें ये सुअवसर मिला ही नहीं, अगर मिला होता तो हम राजकुमार को रोशनी महल अपने साथ ही घुमा लेते। हेमा मन ही मन खुश होते हुए कहती हैं, उचित है हेमा, अगर पिताश्री ने हमें फिर से उस दुष्ट के साथ कहीं भेजा तो हम तुम्हें ही कह दिया करेंगे। राजकुमारी मैथिली और लता हेमा के रंगीन सपनों का मजाक बनाते हुए कहती हैं। वो तीनों महल के गलियारों में घूम रहे थे कि तभी राजकुमारी दामिनी और राजकुमार आदवेद वहां चले आ रहे थे। राजकुमारी मैथिली, पिताश्री ने आपको कोई कार्य दिया था, क्या आपने वो पूर्ण कर लिया। दामिनी मैथिली को घूरते हुए कहती हैं, जी जी, वह हम। मैथिली दामिनी और आदवेद को साथ में देख समझ गई थी कि वह किस कार्य के लिए उन्हें कह रही थी। आपसे एक कार्य भी ठीक से नहीं किया जाता है ना। राजकुमार आदवेद हमारे अतिथि है, उन्हें महल घूमना था, आप उन्हें बिना महल घुमाए ही वहां से चली आई। राजकुमारी दामिनी मैथिली को डांट लगा रही थी और राजकुमार आदवेद उनकी डांट का मजा ले रहे थे। जी जी, हमने अपना कार्य कर दिया था। राजकुमार को हम महल घुमा लाया थे, किंतु उन्हें अभ्यास कक्ष भी देखना था, और आपको तो पता ही है हमें वहां जाना अच्छा नहीं लगता। हम उनके लिए दासी को कह गए थे कि राजकुमार को अभ्यास कक्ष भी लेकर जाए। राजकुमारी मैथिली अपनी सफाई देती हुई कहती है, आपसे कोई भी कार्य ठीक से नहीं किया जाता। कहते हुए राजकुमारी दामिनी राजकुमार आदवेद के साथ चली जाती हैं। यहाँ राजकुमारी मैथिली गुस्से से पैर पटकते हुए कहती है, दुष्ट व्यक्ति, फिर से इन्होंने हमें जीजी से डांट पड़वाई, इन्हें तो हम सबक सिखाकर ही रहेंगे। तभी एक दासी आती हुई मैथिली से कहती हैं, राजकुमारी मैथिली, रानी कलावती ने आपको अपने कक्ष में बुलाया है। बड़ी मासा ने हमें बुलाया है, कहीं फिर से हमें डांट तो नहीं पड़ने वाली है। राजकुमारी बुरा सा मुंह बनाकर रानी कलावती के कक्ष में जाती हैं। रानी कलावती के कक्ष में पहले से ही दासियां उपस्थिति होती हैं और उनके लिए कपड़े गहने सजाए गए होते हैं। प्रणाम बड़ी माँ सा, खुश रहिए राजकुमारी, आए हमारे पास, हमें आपको कुछ दिखाने हैं। कलावती राजकुमारी मैथिल को बड़े प्यार से अपने पास बुलाती हैं। ये सारे कपड़े गहने देख रही हैं आप राजकुमारी, ये सब आपकी माँ सा के थे। कलावती मैथिली से कहती है, क्या ये सब हमारी माँ सा के है बड़ी माँ। राजकुमारी मैथिली उन कपड़ों और साजो सामान को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। ये सारे वस्त्र और आभूषणों पर आप दोनों बहनों का अधिकार है पुत्री। जब रानी देवयानी जीवित थी तो हमेशा से कहा करती थी कि ये सारे वस्त्र और आभूषण वो अपनी प्यारी राजकुमारियों के विवाह में भेंट देंगी। हमने तो महाराज से कितनी बार कहा है कि दामिनी के विवाह की तैयारी करने, किंतु आप तो जानती है न अपनी जीजी को, अपने जिद के आगे वह किसी की भी नहीं सुनती। अब आप ही बताएं, क्या आपकी स्वर्गीय माँ सा का स्वप्न अधूरा ही रह जाएगा। किंतु बड़ी माँ, हम जीजी को किस प्रकार समझाएंगे, आपको तो पता ही है उनका व्यवहार। मैथिली उदास स्वर में कहती हैं, हमें पता है, इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं, कम से कम आप तो अपनी माँ का स्वप्न पूरा कर सकती है ना। रानी कलावती जी मैथिली की ओर आशा की दृष्टि से देखती है। बड़ी माँ सा, हम आपकी बात समझ रहे हैं, किंतु हम क्या कर सकते हैं। जीजी हमसे बड़ी है और हम उन्हें ज्यादा समझा भी नहीं सकते। ऐसे में उन्हें जो उचित लगता है वह स्वयं ही निर्णय लेती है। राजकुमारी मैथिली रानी कलावती से कहती हैं, अच्छा ये सब छोड़िए, हम आपको जिस कारण यहाँ बुलाए थे वह तो भूल ही गए। कल गणगौर की पूजा है, और हमारे रणथंभौर में सारी स्त्री और राजकुमारियां गणगौर का व्रत रखती हैं। हम चाहते हैं कि आप भी ये व्रत रखें। रानी कलावती मैथिल को गणगौर पूजन के बारे में बताती हैं।
तो राजकुमारी मैथिल चौंक कर उठ जाती हैं। क्या बड़ी मासा, आपको पता है न, हम एक क्षण के लिए भी भूखे नहीं रह सकते और आप हमें गंगौर व्रत रखने को कह रही है। राजकुमारी फटी हुई आंखों से देखकर कहती है, हे शिव जी, राजकुमारी मैथिली आप अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो चुकी है और आपको अब ये बालपन छोड़ना होगा। गंगौर व्रत सभी राजकुमारियां रखेगी, हम दामिनी से तो कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं, किंतु आप तो राजकुमारी की तरह ये व्रत रखे लीजिए। रानी कलावती मैथिल को समझाते हुए कहती है, किंतु बड़ी मासा, अगर हमें भूख लगी हो तो हम क्या करेंगे? राजकुमारी बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती हैं, कुछ नहीं होगा, कल सुबह से ही बहुत सारे नाच गाने और घूमर नृत्य होगा। साथ में सब मिलकर गंगौर की मूर्ति बनाएंगे और शाम को उनकी पूजा करेंगे। रानी कलावती ने मैथिली को पूजा की विधि बताती गई। फिर तो हम खा सकते हैं न पूजा के बाद? राजकुमारी भोली सी सूरत लिए कहती है, जी मेरी प्यारी राजकुमारी जी, किंतु स्मरण रहे कल प्रातः ही आपको उठना होगा और अन्न जल सूर्य उदय होने से पहले ही कुछ खा लेने होगा, अन्यथा आप सूर्य उदय के पूर्व अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकती है। रानी कलावती मैथिल को समझाते हुए कहती हैं, और राजकुमारी हाँ में सिर हिलाते हुए जाती हैं। अब आप कोई कल के लिए वस्त्र पसंद कर लीजिए और गहने भी। रानी कलावती के इतना कहते ही राजकुमारी और उसकी दासियां उनके लिए वस्त्र और आभूषण पसंद करने लग जाती हैं। रोशनी महल में गंगौर पूजा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। रणथंभौर में स्त्रियों और लड़कियां अपने लिए नए कपड़े और गहने पसंद कर रही थी। रोशनी महल में भी महिलाएं अपने लिए सुंदर कपड़े पसंद करती हैं। लता और हेमा राजकुमारी को कुछ कपड़े और गहने दिखाती हुई कहती हैं, राजकुमारी ये रंग आप पर तो खूब जचेगा। हेमा लाल रंग के घाघरे राजकुमारी मैथिल को दिखाते हुए कहती है, रंग तो अच्छा है किंतु हमें लाल रंग नहीं दूसरे रंग के लहंगा चोली लेनी है। राजकुमारी मैथिली कुछ कपड़े को उल्टे पलटते हुए कहती हैं, तो फिर राजकुमारी आपको ये रंग अवश्य पसंद आएगा। लता हल्के हरे और पीले रंग के लहंगा चोली को दिखाती हुई कहती है, हाँ लता, ये तो वाकई में बहुत सुंदर लहंगा चोली है, हमें तो इसी प्रकार की लहंगे पसंद आते हैं। राजकुमारी मैथिली चहकते हुए कहती हैं। वही हेमा लता को देखकर मुंह हिटती है। हेमा और लता, तुम दोनों भी अपने लिए वस्त्र पसंद कर लो, ये हमारी तरफ से भेंट है तुम दोनों की। हेमा और लता के चेहरे भी चमक उठे और वह भी अपने लिए कपड़े देखने लगी। तभी रानी कलावती उन सभी से कहती हैं, आप सभी ने अपने लिए वस्त्र पसंद कर लिए? जी बड़ी मासा, हमने अपने लिए वस्त्र पसंद कर लिए हैं, राजकुमारी मैथिली ने रानी कलावती से कहा। तभी राजकुमार आदवेद वहां से गुजरते हैं। रानी कलावती उन्हें देखकर कहती हैं, राजकुमार आदवेद आप यहाँ? जी वो रानी सा, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। राजकुमार आदवेद रानी कलावती से कहते हैं, लगता है राजकुमार को भी अपने लिए वस्त्र पसंद करने हैं। राजकुमारी मैथिली दबी होंठ से हंसने लगी। उनके साथ साथ बाकी की लड़कियां भी उनका साथ देने लगती हैं। राजकुमारी मैथिली, राजकुमार हमारे अतिथि है, उनके साथ हंसी ठिठोली नहीं करते। रानी कलावती राजकुमारी मैथिल को समझाते हुए कहती है, आप राजकुमारी की बातों का बुरा मत मानिए, वो नादान है। आपको कोई भी आवश्यकता हो बेझिझक आप कह सकते हैं। तभी राजकुमार आदवेद को कुछ शरारत सूझी और वह रानी कलावती से कहते हैं, जी रानी सा, हम कह रहे थे कि हमें बागबानी बहुत पसंद है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे महल में तो बहुत बड़ी और सुंदर बाग है, वहाँ की बागबानी बहुत पसंद आएगी। रानी कलावती ने कहा। राजकुमारी मैथिली, आप राजकुमार आदवेद को हमारे महल के बाग की तो सैर करा लाइए। रानी कलावती राजकुमारी मैथिल से कहती हैं, जिससे मैथिली राजकुमार आदवेद की ओर गुस्से से भरी आंखों से देखती है। ठीक है बड़ी माँ सा। राजकुमारी मैथिली सर हिलाया हामी भरती है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके मना करने से उनकी बड़ी माँ सा राजकुमार के सामने से डांट सुना देगी और राजकुमार को फिर से एक मौका मिल जाएगा उन्हें चिढ़ाने का। इसलिए वह बेमन से राजकुमार के साथ महल के बाग में लेकर जाती हैं। वह अद्भुत बाग है, ऐसा बाग तो हमने कभी देखा ही नहीं। पता नहीं हम इतनी सुंदर वातावरण से कैसे अनभिज्ञ थे। काश हम यहाँ पहले आए होते और इन अद्भुत वातावरण का लुत्फ उठाए होते।
राजकुमार अपनी मीठी मीठी बातों से महल के बाग की प्रशंसा करते हैं और राजकुमारी मैथिल को बता रहे होते हैं। राजकुमारी मैथिली अपने दुपट्टे को उंगलियों को लपेटती हुई मन भिनभिनाने लगती हैं। बोल ऐसे रहे हैं जैसे जीवन में कभी बाग देखी ही नहीं। वैसे राजकुमारी जी, बाग में तो हमने जीवन में बहुत सारे देखे हैं, किंतु इतना सुंदर और मनमोहक बाग तो पहली बार देख रहे हैं। राजकुमार आदवेद ने कहा, ये क्या, ये तो हमारे मन की बात भी पढ़ लेते हैं, बहुत ही विचित्र व्यक्ति है। राजकुमार आदवेद को अपने मन की बात कहते देख राजकुमारी दांतों को होंठ में दबा लेती है। राजकुमारी जी, मन की बात मन में न रखें, उन्हें कह डालिए जिनसे कहना चाहती हैं। राजकुमार आदवेद राजकुमारी को छेड़ते हुए कहते हैं, क्या मतलब है आपका? हमारे मन में कोई बात नहीं है, समझे आप? और आप बाग देखने आए हैं तो आप बाग देखिए न, हम पर क्यों नजर रख रहे हैं? राजकुमारी मैथिली ने चिढ़ते हुए कहा, अब आप भी कैसी विचित्र बात करती है राजकुमारी जी। जिसने हमें इतना सुंदर बाग दिखाया उनका तो धन्यवाद करना होगा। और आपके साथ तो महल घूमने में भी बड़ा आनंद आता है, इतना आनंद तो हमें किसी के साथ नहीं भाता। राजकुमार फिर से चिढ़ाते हुए कहते हैं, हम आपकी मंशा भली भांति जानते हैं। आपने बड़ी मासा से जानबूझकर कर बाग देखने के लिए कहा था ताकि वह हमें कहे आपके साथ चलने के लिए। हम उचित कह रहे हैं न राजकुमार? राजकुमारी अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहती है, हमने तो रानी सा से बाग देखने की गुजारिश की थी, ये तो नहीं कहा था बाग आपके साथ देखना है। और अगर कह भी दिया तो क्या हुआ? हम आपके अतिथि हैं, हमारा आदर सत्कार करना आपका परम कर्तव्य है। राजकुमार बनवाटी शाही अंदाज में कहते हैं, अतिथि है तो अतिथि की तरह कक्ष में विश्राम कीजिए, यहाँ वहाँ घूमने की क्या आवश्यकता है? राजकुमारी मैथिली मुंह ऐंठती हुई कहती हैं, आवश्यकता क्यों नहीं है? हम यहाँ घूमने तो आए हैं, आपका सुंदर मनमोहक रोशनी महल ही तो देखने आए हैं। राजकुमार रोशनी महल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, आपने हमें क्या मूर्ख समझ रखा है? हम आपकी मंशा भली भांति जानते हैं। आप जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं। कहते हुए राजकुमारी तेज कदमों से जाने लगती है, तभी उनका पैर फिसल जाता है। अरे अरे राजकुमारी, संभल कर। राजकुमारी गिरने ही वाली होती है कि राजकुमार उसे थाम लेता है। राजकुमारी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही राजकुमार आदवेद उसकी डरी हुई आंखों और चेहरे को देखता रह जाता है। जब राजकुमारी को किसी के स्पर्श का एहसास होता है, वो अपनी आंखें खोलती है, सामने आदवेद रहता है और उनका हाथ छुड़ाकर दूर चली जाती हैं और कुछ दासियों को कह देती हैं, सुनो, इन्हें बाग अच्छे से घुमा देना और ये भी बता देना कि कौन से फूल और कौन से वृक्ष किस प्रकार के होते हैं। राजकुमारी दासियों को कहकर फिर तेजी से वहां से चली जाती हैं। आगे क्या मोड़ लेगी कहानी जानने के लिए कहानी से कनेक्ट रहें।